हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी कि वो आज शाम 7 बजे हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स, अभिभावकों और शिक्षकों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बीते 1 साल से कोरोना के साए में रह रहे हैं। इसकी वजह से मुझे व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने का मोह छोड़ना होगा और नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा के पहले डिजिटल संस्करण में आपके साथ रहूंगा। वीडियो में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ दोस्त के तौर पर बातचीत करेंगे और इसके साथ ही डिजिटल कार्यक्रम के शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। वीडियो में प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि यह परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन यह चर्चा सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 133वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलन को तेज करते हुए किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी मनाई जाएगी और उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। वहीं मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद कूच करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी आंदोलन के तहत 30 मार्च से गुजरात से शुरू हुआ मिट्टी सत्याग्रह देश के 23 राज्यों से गुजरता हुआ सिंगू बॉर्डर पर पहुंच गया। सत्याग्रह में शामिल किसान हजारों गांव से मिट्टी लेकर सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे। किसानों ने अब इस मिट्टी से शहीद स्मारक बनाने का फैसला लिया है ताकि आंदोलन में शहीद हुए किसानों को याद किया जा सके। किसानों ने बताया कि गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर शहीद स्मारक बना दिया गया है। इस सत्याग्रह का मकसद लोगों को आंदोलन के बारे में बताना और देश के 23 राज्यों के हजारों गांव से मिट्टी लेकर सिंगू बॉर्डर पर पहुंचना था। इधर रतिया में तेज आंधी के दौरान बिजली की तारें आपस में टकराने से खेतों में आग लग गई। आग लगने की वजह से किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसके बाद किसानों में भारी रोष देखने को मिला। फसल जलने से नाराज किसान देर रात बिजली कार्यालय के आगे बुढ़लाडा मार्ग पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंधी के बावजूद विभाग ने बिजली सप्लाई नहीं काटी, जिससे उनकी फसल में आग लग गई और करीब 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली कार्यालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सिरसा की अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है। अब तक अनाज मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। सिरसा जिले में गेहूं की खरीद के लिए जिला प्रशासन ने 59 खरीद केंद्र बनाए। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 7 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद, कालावली, ढींग, नाथूसरी, चौपटा और रानिया शामिल हैं। सिरसा मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया ने बताया कि किसानों के गेहूं और सरसों की फसल की खरीद सरकार कर रही है। किसानों को फसलों की खरीद को लेकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जिले में 136 किसानों की 18,221 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। मंडी में किसानों की सुविधा को देखते हुए मार्केट कमेटी द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकारी एजेंसियां सरसों की सरकारी खरीद नहीं कर पाई, क्योंकि सरसों का MSP रेट 4650 रुपए है, जबकि प्राइवेट फॉर्म में 5000 से लेकर 5500 रुपए में सरसों की खरीद कर रहे हैं। ऐसे में किसान सरकार को अपनी सरसों की फसल बेचने की बजाय प्राइवेट फॉर्मों को ही बेचने में रुचि दिखा रहे हैं। गोहाना के अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है। अब 22,000 क्विंटल गेहूं पिछले 5 दिनों में आ चुका है। दरअसल सरकार ने गेहूं मंडी में लाने के लिए SMS सिस्टम बंद कर दिया है, जिससे किसान और आड़ती दोनों खुश हैं। बता दें कि पहले किसानों को मोबाइल पर SMS आ जाता था, पर फसल पककर तैयार नहीं होती थी, लेकिन अब किसान पकने के बाद उसे कटाई कर किसी समय मंडी में ला सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं की नमी 14% से घटाकर 12% कर दी है। इसे दोबारा से 12 से 14% कर दिया जाए, इससे गेहूं खरीद में एजेंसियां देरी करती हैं। सरकार ने SMS को बंद कर एक अच्छा काम किया है, इससे बहुत परेशानी होती थी। सिरसा में सरसों की खरीद
रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायतों पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने 2 जांच टीमों का गठन किया। एसडीएम और सीटीएम के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने डबवाली रोड सहित शहर के अलग अलग हिस्सों में बनी करीब 12 फैक्ट्रियों के रिकॉर्ड की जांच की। टीम ने सरसों के स्टॉक और स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया। निरीक्षण की सूचना पर शहर में फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ कारोबारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके चले गए। टीमों ने फैक्ट्री संचालकों का स्टॉक रजिस्टर खंगाला और सरसों की आवक का मिलान किया। फसल पंजीकरण में आ रही परेशानी के चलते किसान संघर्ष समिति जाखल ब्लॉक के किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि फसल पंजीकरण आपस में मेल नहीं खा रहा है। ऐसे में फसल पंजीकरण करवाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी को लेकर जाखल के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। नायब तहसीलदार ने इस बारे में जिला राजस्व अधिकारी से बात कर समस्या का जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कोरोना एक बार फिर पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे। 8 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर चर्चा करने के साथ साथ संक्रमण को रोकने की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना की रफ्तार देश भर के लिए चिंता का सिग्नल भेज रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1.15 लाख नए केस सामने आए हैं। ये दूसरी बार है जब कोरोना के मामले एक दिन में 1 लाख के पार पहुंचे हैं। इससे पहले बीते रविवार को 24 घंटे में संक्रमण के 1,03,558 नए मामले सामने आए थे। भारत अब एक्टिव केस के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। पिछले 24 घंटे में 631 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू है। नए मामले हर दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते दिन महाराष्ट्र में 55,469 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 297 मौतें हुई। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औसतन 50,000 के करीब ही मामले आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना की चपेट में है। बीते दिन दिल्ली में 5100 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जो कि नवंबर 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 2099 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम में 604, फरीदाबाद में 237, पंचकुला में 169 और यमुनानगर में 135 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के करनाल में 137, अंबाला में 106 और कुरुक्षेत्र में 101 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी के साथ एक दिन में कोरोना से 9 लोगों की जान गंवाई। बता दें कि प्रदेश में अब तक 3208 मरीजों की मौत हुई है। दरअसल हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। एक दिन में 1115 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि अब तक 2,84,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब बेकाबू होती जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में रोजाना जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गुरुग्राम में बीते कई दिनों से हर रोज 500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने अब हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने हेल्थ एडवाइजरी के जरिए लोगों से मास्क पहनने, कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम रखने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस विभाग से भी बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों से ज्यादा चालान करने की अपील की गई है। गोवाना एसएमओ डॉक्टर करमवीर ने बताया कि मार्च में कुल 44 केस कोरोना के पाए गए थे, जिनमें से 17 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले फर्स्ट फ्रंट के स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगी, जिसके बाद अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण हुआ। यमुनानगर के बिलासपुर में एक सरकारी स्कूल में 7 छात्र और 2 टीचर कोरोना पॉजिटिव मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में बच्चों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं और जिन बच्चों के सैंपल लिए गए थे उनमें से 7 बच्चे और 2 टीचर पॉजिटिव पाए गए। फतेहाबाद में कोवैक्सीन की डोज खत्म होने के चलते बुजुर्गों को इस वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लग पा रही।
वैक्सीन की पहली खेप खत्म हो चुकी है। नई खेप के लिए स्वास्थ्य विभाग इंतजार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सिविल सर्जन और कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनीता सोखी ने बताया कि कोवैक्सीन की दूसरी खेप अभी तक विभाग को नहीं मिल पाई, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से बात की गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया। फरीदाबाद में भी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर रणदीप पुनिया ने कहा कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है। इसके चलते आज फरीदाबाद के डीसी ने भी मीटिंग बुलाई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पिहोवा पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय हो गई है। एक तरफ पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, वहीं लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया। पिहोवा शहरी थाना अध्यक्ष जगदीश टामक ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस मास्क को लेकर सख्ती बरत रही है। इस दौरान पुलिस से तमाम शिकायतों के बाद उन शरारती तत्वों पर शिकंजा कसा जो शैक्षणिक संस्थानों के सामने अपने बुलेट में साइलेंसर लगाकर तेज आवाज से दौड़ते। सिरसा के नागरिक अस्पताल में मरीजों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जल्दी सिरसा का नागरिक अस्पताल 200 बेड के लिए अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए जगह देखकर निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके साथ साथ सिरसा नागरिक अस्पताल के लिए 95 लोगों के स्टाफ को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए विधायक गोपाल कांडा और उनके भाई श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आभार व्यक्त किया। टांडा बंधुओं ने कहा कि इससे लोगों को सिविल अस्पताल में और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी, साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी हो चुका है और निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा। विधायक गोपाल कांडा ने बताया कि वो मुख्यमंत्री से अनुरोध कर चुके हैं कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। सीएम ने जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन भी दिया। पिहोवा के कैथल रोड स्थित कार्यालय के सामने बिजली कर्मचारियों ने 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारी रणजीत ने बताया कि पिहोवा डिवीजन में 2 नए सब स्टेशन खोले गए, जिनके लिए कर्मचारियों की जरूरत है। इनका उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाए गए, बल्कि कर्मचारियों को एसडीओ की तरफ से आदेश दिए गए। दरअसल दोनों स्टेशन के अतिरिक्त ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों में भारी रोष और आदेशों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। फतेहाबाद में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी की शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने 3 पूर्व एसडीएम, 2 क्लर्क सहित 8 लोगों पर धोखाधड़ी और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दर्ज हुए मामलों में पूर्व एसडीएम सतबीर जांगू, संजय बिश्नोई, सुरजीत नैन, तो वहीं पूर्व क्लर्क में ओम प्रकाश सिहाग और क्लर्क राजेश खटक शामिल हैं। ये फर्जीवाड़ा पिछले 3 साल से जारी था। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में बदमाशों द्वारा आड़ती को गोली मारकर घायल करने से मंडी के आड़तियों में रोष है। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के आड़तियों ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि अगर 2 दिन में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो मंडी को बंद कर देंगे। मंडी के आड़तियों ने एक बैठक का आयोजन करके फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते दिन बदमाशों ने आड़ती समेत 3 लोगों को गोलीबारी कर घायल किया था। रादौर बस स्टैंड के शौचालयों में बंद मिले 2 युवकों में से एक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक जांच में नशे की ओवरडोज का मामला लग रहा है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के शौचालय में युवक के बंद होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बस अड्डे के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर देखा तो वहां 2 युवक मिले।
जिनमें से एक युवक बेहोश था और दूसरा नशे की हालत में था। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से एक की मौत हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर पुराना में पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से फर्जी आई कार्ड भी मिला है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि इसका इस्तेमाल वो बसों और टोल टैक्स पर किया करता था। पुलिस ने आरोपी को पुराना बस अड्डे से गिरफ्तार किया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कागजातों के साथ छेड़छाड़ करने सहित आधा दर्जन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। भिवानी जिले के गांव सुई में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के दोनों बेटे भारतीय सेना में देश सेवा के लिए कार्यरत है। महिला के साथ मारपीट गली में सफाई को लेकर हुई। आरोप है कि पड़ोसियों ने महिला के सिर पर वार किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। मां के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर दोनों जवानों एसपी कार्यालय पहुंचे, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें जांच का भरोसा दिया। पानीपत में एक महिला के साथ दहेज के लोभियों ने मारपीट की। दरअसल समझौते के लिए महिला के मायके पक्ष को थाने में बुलाया गया था। इस दौरान ससुराल के लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी कर मारपीट की। बता दें कि दोनों पक्ष पंचायती तौर पर समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों के साथ महिला थाने के अंदर ही गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग किया। पीड़िता की मां का कहना है कि 3.5 सालों में एक भी दिन उनकी बेटी को चैन से नहीं रहने दिया गया। उसे हर रोज दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। बेटी का घर बस जाए इसलिए किसी तरह उसे समझा बुझाकर पंचायती तौर पर फैसला करके 1-2 बार वापस घर भेजा, लेकिन बावजूद इसके ससुराल पक्ष ने बेटी के साथ मारपीट की। फतेहाबाद में 2 दिन के दुल्हन की खुदकुशी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि घर में ही फंदे से लटक कर दुल्हन ने जान दे दी। डीएसपी दलजीत सिंह बेनीवाल ने बताया कि 2 दिन पहले शादी करने वाली प्रियंका का शव उसके ससुराल में घर में फंदे से लटका मिला। परिवार की ओर से मृतका के पिता ने पुलिस को बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी बेटी का दिल ससुराल में नहीं लगा, इसी परेशानी के कारण उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पिता के बयान दर्ज कर उसके आधार पर आगामी जांच की जा रही है। बता दें कि अशोकनगर में 22 साल की प्रियंका, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, उसका घर में ही फंदे से लटका हुआ शव मिला। मृतक मूल रूप से यूपी की रहने वाली थी और उसकी शादी फतेहाबाद के अशोकनगर निवासी युवक के साथ हुई। गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच ने पैसों के लेन देन को लेकर अपने साले की हत्या करने वाले आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 28 मार्च को अपने साले को पहले धोखे से बुलाया, फिर उसे मौत के घाट उतारकर उसका शव स्कूल में फेंक दिया था। सिरसा के गांव लकड़ावाली में एक बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक के अपहरण का मामला सामने आया। दरअसल कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक का अपहरण किया और बाद में दोनों लोगों को 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने बताया कि पुलिस ने बैंक प्रबंधक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। बहादुरगढ़ के खेड़ी जसौर गांव में गैस कटर से एटीएम काटकर 11 लाख की लूट का मामला सामने आया। दरअसल चोर काले रंग की गाड़ी में आए थे, जिसके बाद उन्होंने गैस कटर से एटीएम काटा और कैश लेकर फरार हो गए। दरअसल शातिर चोरों ने वारदात से पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को स्प्रे से खराब कर दिया, जिसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि उस समय एटीएम बूथ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धुंधली सी फुटेज में 2 आरोपी दिख रहे हैं। करनाल में 11वीं में पढ़ने वाले 17 साल के छात्र ने कैथल रोड पर नहर में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि उसके परिजन उसे मोबाइल में गेम खेलने से मना करते थे, जिससे आहत होकर उसने एक कदम उठाया। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीती 26 मार्च को हुए शुभम हत्याकांड मामले में अवैध हथियार मुहैया करवाने वाले शख्स को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस हत्याकांड में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है।
रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए 9 देसी तमंचे, 11 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने 2 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। सिरसा शहर के विभिन्न बाजारों में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया और हिदायतें दी गई कि दोबारा सामान दुकान के बाहर न लगाए। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक धर्मेंद्र ने बताया कि अगली बार सामान जब्त करने के साथ ही चालान भी होगा। इसी के साथ कोविड-19 के चलते लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील भी की गई। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस आज सुबह 4:34 पर बांदा जेल पहुंची। बांदा जेल पहुंचने पर मुख्तार अंसारी की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है, जिसके बाद 4 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप किया। फिलहाल मुख्तार को 16 नंबर बैरक में आइसोलेशन पे रखा गया है और किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे बैरक को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। करीब 900 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुख्तार अंसारी को सड़क के रास्ते बांदा लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। मुख्तार को बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में रखने का प्लान है। फिलहाल उसे बैरक नंबर 16 में रखा गया है। कोरोना टेस्ट होने के बाद उसे बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान ने एक मस्जिद से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि 5 आतंकी मस्जिद में लोगों को घृणा फैलाने वाला साहित्य बांट रहे थे और उनसे चंदा जमा कर रहे थे। विश्व बैंक अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि भारत सौभाग्यशाली है जो उसके पास सीरम इंस्टीट्यूट जैसा वैश्विक टीकों का एक बड़ा निर्माता है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की आगामी बैठक से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान। इजराइल के राष्ट्रपति रूवन रिवेलिन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देश की बिखरी हुई संसद में सरकार का गठन करने का मुश्किल काम सौंपा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पीएम नेतन्याहू को संसद में बहुमत परीक्षण के लिए एक और मौका मिला है। अमेरिका की अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और 2008 में मुंबई आतंकी हमले में वांछित तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण की सुनवाई 24 जून तक के लिए टाल दी है। इस मामले पर पहले 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। पूर्वी इंडोनेशिया के सुदूर क्षेत्र में हुए भूस्खलन के बाद मलबे में दबे करीब 21 लोगों की तलाश के लिए बचाव कर्मियों की कोशिशें लगातार जारी हैं। बता दें कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र और पड़ोस के पूर्वी तिमोर में खराब मौसम के चलते भूस्खलन से लेम्बाता द्वीप समूह में कई गांव प्रभावित हुए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बुधवार को लगातार 8वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बुधवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों अप्रैल 2022 से एक ही व्यक्ति को चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नहीं बना सकी। इसका मकसद प्रवर्तकों की स्थिति कमजोर करना नहीं बल्कि इन कंपनियों के संचालन ढांचे में सुधार लाना है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के एक सब्सिडायरी के कर्मचारी सैलरी को हाइक करने को लेकर मंगलवार को स्ट्राइक पर चले गए। इसके चलते गोवा में कंपनियों के फ्लाइट्स ऑपरेशन में देरी हुई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इन दिनों इंग्लैंड में हैं और अपनी सर्जरी के बाद आराम कर रहे हैं। वो फिलहाल आईपीएल में हिस्सा नहीं ले रहे और घर से ही अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स का समर्थन कर रहे हैं। क्रिकेट से दूर चल रहे आर्चर एक बांग्लादेशी लेखिका के ट्वीट पर आग बबूला हो गए, उन्हें जमकर लताड़ लगाई। जोफ्रा आर्चर ने चर्चित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की ट्वीट की निंदा की, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हिमा दास और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दूती चंद को पोलैंड के सिलेसिया में एक और 2 मई को होने वाली ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स रिले के लिए भारतीय महिला टीम में चुना गया। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और फर्राटा धाविका हिमा दास सहित भारत के चोटी के ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी अप्रैल महीने के आखिरी में तुर्की में अभ्यास करेंगे। इस दौरान वो कुछ प्रतियोगिताओं में चुनौती पेश करेंगे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को ऑनलाइन मानसिक अभ्यास कार्यशाला में हिस्सा लिया। इसका संचालन प्रसिद्ध खेल मनोचिकित्सक मुग्धा बावरे ने किया और कार्यक्रम का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण ने किया। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से चल रही है। ऐसे में बीते दिनों कई बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना के जद में आ चुके हैं। अब एक्ट्रेस कटरीना कैफ भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से स्टोरी शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी।
मुंबई स्थित अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में एक्ट्रेस पायल रोहतगी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो लगातार अपने फोटोज और वीडियोज अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर रही हैं। श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वो समंदर किनारे लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।